नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह कांग्रेस में वामपंथी दल का उदय एवं उसका विकास कैसे हुआ इस पर आधारित है। 20वीं सदी के दूसरे दशक से कृषक और मजदूर संगठन रूस की साम्यवादी विचारों से और वहां की क्रांति से प्रभावित हो गए थे। इस वामपंथी विचारधारा से प्रभावित लोगों ने सन 1925 में बंगाल में मजदूर किसान पार्टी स्थापित की, पंजाब में सन 1927 में और उत्तर प्रदेश में सन 1928 में मजदूर किसान पार्टी स्थापित की गई। दिसंबर 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी स्थापित की गई। यह पार्टी कम्युनिस्टों के वर्चस्व में रही। धीरे धीरे इस पार्टी के वामपंथी नेताओं और समाजवादी विचारधारा का प्रभाव राष्ट्रीय कांग्रेस पर भी आएगा। हम देखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उदय और उसका विकास किस प्रकार से हुआ। क्रांति के बाद सोवियत संघ की प्रगति, विश्व के विभिन्न देशों के साम्राज्यवाद विरोध एवं राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, देश की बिगड़ती हुई आर्थिक परिस्थिति, बढ़ता हुआ साम्राज्यवादी शोषण, मजदूरों व किसानों के आंदोलन की तथा कम्युनिस्ट आंदोलनों की वृद्धि आदि पर कांग्रेस पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसमें एक नवीन समाजवादी विचारधारा के युवकों का भी उदय हुआ। इसके नेता थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। सन 1926-27 के यूरोप भ्रमण से नेहरू जी को नवीन समाजवादी विचार प्राप्त हुए। सन 1927 में उन्होंने पराधीन देशों की ब्रुसेल्स कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भी किया था। इस वर्ष वे रूस भी गए थे। इससे वामपंथी विचारधारा का उन पर काफी अधिक प्रभाव पड़ा था। सन 1934 में कांग्रेस में सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी दल का उदय हुआ। इसके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि प्रमुख थे। इन पर आंशिक रूप से मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव था। इस समय कम्युनिस्ट पार्टी युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इस युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से रोकने के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ऐसा निर्णय लिया गया कि यह समाजवादी सिद्धांत मानेगी और इस पार्टी के सदस्य वही लोग हो सकेंगे जो कांग्रेस के सदस्य हैं। सोशलिस्ट पार्टी की दृढ़ धारणा थी कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से संघर्ष करने के लिए कांग्रेस में कृषकों और मजदूरों को सम्मिलित करना आवश्यक है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक संगठन नहीं था। इसका गठन कांग्रेस के भीतर कार्य करने, उसे सुदृढ़ बनाने और उसकी नीतियों को ही आकार देने के लिए किया गया था। कांग्रेस के समाजवादी दल ने सन 1935 के अधिनियम को जन विरोधी माना और उसे साम्राज्यवादी और राष्ट्रीय प्रतिक्रियावादी शक्तियों का संगठन कहा। वे नए निर्वाचन के बाद सन 1935 में प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के बनने के पक्ष में नहीं थे। समाजवादी दल के दबाव के कारण कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्रों में जनता की सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों के निराकरण करने का उल्लेख किया। वे चाहते थे कि कांग्रेस स्वतंत्रता के लिए एक क्रांतिकारी संघर्ष को प्रारंभ करे और बाद में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन भी किया और सन 1942 की विद्रोह में मुख्य भूमिका भी निभाई। हम बात करेंगे लखनऊ कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवाद के प्रति अटूट निष्ठा व्यक्त सन 1935 पर। जब लखनऊ में सन 1935 में कांग्रेस का अधिवेशन नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ, तब उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में समाजवाद के प्रति अपनी अटूट निष्ठा अभिव्यक्त करते हुए कहा था कि विश्व की समस्याओं और भारत की समस्याओं के निराकरण की कुंजी समाजवाद में है। मैं समाजवाद के शब्द का अर्थ केवल मानवता के अस्पष्ट रूप से नहीं करता, अपितु उसके वैज्ञानिक और आर्थिक अभिप्राय से करता हूँ। समाजवाद एक आर्थिक सिद्धांत से भी अधिक है। यह जीवन का एक दर्शन है और इसीलिए यह मुझे आकर्षित करता है। भारत की निर्धनता, व्यापक बेरोजगारी, भारतीयों की औद्योगिक
दास्तां का अंत मैं समाजवाद के द्वारा ही मानता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था। इसके बाद हम देखेंगे फैजपुर कांग्रेस और नेहरू जी की घोषणा सन 1936 क्या थी। जब फैजपुर में सन 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ, तब इस अवसर पर उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में विश्व युद्ध के खतरे की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया था और घोषणा की थी कि युद्ध में भारत सम्मिलित नहीं हो सकता। सन 1935 के भारतीय अधिनियम को उन्होंने अस्वीकृत कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सामने महान कार्य है। भारत और भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महान समस्याओं का निराकरण करना है। कौन इन समस्याओं का सामना कर सकता है? हमारा यह महान संगठन कांग्रेस 50 वर्ष के प्रयासों और बलिदानों के द्वारा भारत के करोड़ों लोगों के लिए बोलने का अधिकार रखता है और इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसके बाद हम देखेंगे जयप्रकाश नारायण का परिचय। पूर्व उत्तर प्रदेश में बिहार की सीमा पर बलिया जिले के सितादियारा गांव में बाबू हरसुदयाल के यहाँ 11 अक्टूबर 1902 को विजयादशमी के दिन जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। ग्राम में प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद पटना कॉलेजियन स्कूल में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा को की थी और सन 1920 में प्रभावती से इनका विवाह हुआ था। सन 1920-21 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और चरखा काटना तथा खादी पहनना शुरू कर दिया था। सन 1922 में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए वे अमेरिका भी गए। वहां उन्होंने कैलिफोर्निया, आयोवा और शिकागो के विल्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में अध्ययन करके एमए की उपाधि प्राप्त की थी। अपने जीवन निर्वाह और अध्ययन के व्यय की पूर्ति के लिए वे अंगूर के खेतों में, फैक्ट्री और होटलों में काम करते थे। गांधी जी के विचारों से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि सन 1929 में अमेरिका से लौटने पर वे गांधी जी के साथ रहने के लिए वर्धा चले गए। उनकी पत्नी प्रभावती पहले से ही गांधी जी के साथ थी। जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक जीवन को अगर हम देखें तो वे नेहरू जी के संपर्क में आए और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बन गए। 1931-32 में जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब भी उसमें भाग लेने के कारण जेल भेज दिए गए थे। समाजवादी विचारधारा के होने के कारण 1934 में इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में बड़ा सहयोग दिया था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने पर जयप्रकाश नारायण ने सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के नाते इस युद्ध का खुलकर विरोध भी किया था। सन 1940 में वे एक षड्यंत्रकारी के रूप में बंदी बना लिए गए और हजारीबाग जेल में भेज दिए गए। सन 1942 में जब गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब उसमें सक्रिय भाग लेने के लिए वे हजारीबाग जेल से भाग निकले और देश के विभिन्न भागों का उन्होंने दौरा किया और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लोगों को प्रेरणा भी दी। अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने आजाद दस्ता संगठित किया और उसे युद्ध का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की। इस संबंध में वे जब लड़ाकू पठानों से संपर्क करने के लिए जा रहे थे, तब वे बंदी बनाकर लाहौर किले में भेज दिए गए। बाद में वे आगरा जेल में भेज दिए गए। वहां से वे सन 1946 में रिहा कर दिए गए। तो इस प्रकार से आज की वीडियो के माध्यम से हमने कांग्रेस में वामपंथी दल का उदय एवं उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में विस्तार से जाना है। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।